नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपनी क्लास जो चल रही है, मुख्य रूप से अपनी जो सेकंड वाली बुक जो है उस बुक को अपन ने शुरू कर रखा है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, हालांकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वर्तमान में अपनी कक्षा 12 की क्लासें चल रही है। तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसके अंदर सेकंड चैप्टर अपन देखेंगे आज, मानव बस्तियां। तो मानव बस्तियों की चर्चा विस्तार से अपन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इन्हीं भावों के साथ आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं अपन। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है साथियों, मानव बस्ती किसे कहते हैं? क्योंकि शब्द ही है मानव बस्तियां। तो वह क्षेत्र मुख्य रूप से जहां मनुष्य निवास करता है, ऐसा क्षेत्र जहां मनुष्य निवास करता है, मनुष्य रहता है, वो क्षेत्र मुख्य रूप से मानव अधिवास कहलाते हैं। तो ये इसी डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे? तो किसी भी आकार व प्रकार के घरों का संकुल, किसी भी आकार व प्रकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव बस्ती कहलाता है। तो मानव बस्ती कौन सा हो गया? किसी भी आकार प्रकार के घरों का वह संकुल जहां मनुष्य निवास करते हैं। अगला प्रश्न बनता है यहां पर कि मानव बस्ती के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल रूप से मानव बस्ती को अपन दो प्रकारों में बांटते हैं। कितने प्रकारों में? दो प्रकारों में साथियों, एक ग्रामीण बस्ती, एक नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण देश की अधिकतर जो आबादी है आज गांव में निवास करती है। लगभग संपूर्ण भारत की आबादी का 68.8% हिस्सा जो है आज भी गांव में वास करता है। तो ग्रामीण बस्तियां खूब मिलती है। और नगरीय बस्ती की बात करते हैं तो नगरीय भूभाग जो मुख्य रूप से भारत के अंदर है, यानी कुल आबादी का 31.16% भाग जो है आज भी 2011 के अनुसार नगरीय है। ठीक है। उसके बाद में है अगला प्रश्न आता है, गांव किसे कहते हैं? गांव किसे कहते हैं? तो गांव क्या होता है? मुख्य रूप से किसे गांव कहेंगे तो विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि या अन्य क्रियाओं में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है। ऐसी विरल रूप से अवस्थित छितरी हुई छोटी बस्तियां जो कृषि या कृषि से संबंधित अन्य प्राथमिक क्रियाओं में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है, गांव कहलाती है। क्या कहलाती है? गांव कहलाती। ठीक है। अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है साथियों? अगला प्रश्न बनता है कि नगर बस्ती किसे कहते हैं या नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? तो नगरीय बस्ती अपन किसे कहेंगे? बड़े आदिवास जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में संलग्न होते हैं या द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में विशिष्टीकृत होते हैं, वो बड़ी बस्तियां जिसमें जनसंख्या संकुल अधिक होता है और साथ साथ में अधिकतर जनसंख्या जो है 75% से अधिक आबादी जो है वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। ऐसी मानव बस्तियां नगर कहलाती है या नगरीय बस्तियां कहलाती। ठीक है। नगरीय बस्तियां कहलाती है। बेसिक सी डेफिनेशन है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रकार मुख्य रूप से इसके 4 होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो गुंछित बस्ती, या इसको संकुलित भी कहते हैं या आकेंद्रित कहते हैं। आकेंद्रित यानी केंद्र की ओर। ठीक है। दूसरा प्रकार अर्धगुंछित या विखंडित। अब गुंछित या संकुलित में क्या होता है? घर पास पास बने होते हैं, 2 घरों के बीच गैप बहुत कम होता है, चारों ओर कृषि क्षेत्र से घिरी हुई ये संकुल बस्ती होती है मुख्य रूप से। दूसरा अर्धगुंछित बस्ती या विखंडित, इसमें क्या होता है कि गांव का आधा भाग संकुलित हो जाता है और कुछ भाग जो है वो छितरावा होता है, चारों ओर फैला हुआ होता है, उसको अर्धगुंछित या विखंडित बस्ती कहा जाता है। तीसरा प्रकार है पल्लीकृत, पल्ली नगला। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जो है
जिसके अंदर गांव जो होते हैं, कुछ आवास जो होते हैं कुछ दूरी पर बसे होते हैं मुख्य रूप से, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक घरों का समूह हो सकता है, तो ऐसे घरों को पल्लीकृत बस्तियां कहा जाता है। इसमें कई प्रदेशों में इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे पाड़ा भी कहते हैं, पल्ली भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा प्रक्षिप्त बस्तियां या एकाकी बस्तियां ऐसी पहाड़ी ढलानों पर मुख्य रूप से या आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जहां पर कि कोई बड़ा भूखंड होता है, उस पर लोग खेती करते हैं और जो कृषि भूमि है वो छितरी हुई होती है, उस भागों में प्रक्षिप्त या एकाकी बस्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो 4 प्रकार की बस्तियां ये होती है। बारी बारी से प्रत्येक की पर विचार अपन करेंगे। अगला प्रश्न है, नगरीय व ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपस में परिवहन और संचार से जुड़े होते हैं। भाई, ग्रामीण और नगरीय बस्तियां किससे जुड़ी होती है? परिवहन और संचार सुविधाओं के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, गुंचित बस्ती किसे कहते हैं? गुंचित, संकुलित या आकेंद्रित, 3 नाम है इसके। गुंचित भी कह दो, चाहे संकुलित कह दो, चाहे आकेंद्रित कह दो। ठीक है, आकेंद्रित, गुंचित, संकुलित या आकेंद्रित बस्ती किसे कहते हैं, इसी के नाम है। तो इसमें इस प्रकार की बस्ती में घरों का संयंत्र रूप मिलता है। संयंत्र यानी घर संकुलित होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, और चारों ओर फैले खेतों, खलियानों और चरागाहों से पृथक होता है। जैसे यहां आवास बने हुए हैं, ठीक है, पास पास में आवास बने हुए हैं, उसके बाहर अपन देखेंगे फिर यहां पर खेत खलियान जो भी है बाहर पाए जाते हैं। ये खेत हो सकते हैं, ये बीच में बस्ती हो सकती है। तो इस प्रकार के आवास यदि बने हुए हैं उसको संकुलित बस्ती या आकेंद्रित बस्ती या गुंचित बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ऐसी बस्तियां जलोढ़ मैदानों के और उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। गंगा के जलोढ़ मैदान, उत्तर के विशाल उत्तर पूर्वी राज्यों के गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान, यमुना के जो मैदान है, उन भागों में इस प्रकार की बस्तियां जो मिल जाती है। ठीक है ना, कौन सी? संकुलित, आकेंद्रित या गुंचित बस्तियां। अगला प्रश्न आता है, अर्धगुंचित बस्ती किसे कहते हैं? प्रत्येक की देख रहे हैं अपन। तो इन बस्तियों में प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुंचित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रक्षिप्त होती है छितरी हुई बस्तियां, उसमें कई घर जो होते हैं वो संकुलित हो जाते हैं, तो उसका स्वरूप अर्धगुंचित हो जाता है। ऐसी बस्तियों में मुख्यतया जमींदार या अन्य प्रमुख समुदाय गांव के केंद्र में होते हैं। जो पैसे वाला वर्ग होता है वो गांव के केंद्र में होता है, या कोई जमींदार वर्ग पहले होता था गांव के केंद्र में, और अन्य जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, अन्य गरीब तबके के लोग जो है वो गांव के बाहरी क्षेत्र में अपने आवास बना लेते हैं। ऐसी बस्तियां अर्धगुंचित कहलाती है। गुजरात के मैदानी भाग और राजस्थान में इस तरह की बस्तियों के उदाहरण मिलते हैं। तो प्रश्न पूछ ले आपसे कि गुजरात और राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से किस तरह की बस्तियों के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं? तो अर्धगुंचित बस्तियों के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रक्षिप्त बस्ती किसे कहते हैं? 4 प्रकार अपन देख रहे थे। तो भारत में ऐसी बस्तियां सुदूर जंगलों में प्रक्षिप्त, छितरी हुई या पहाड़ी ढालों में पाई जाती है। ये बस्तियां, ऐसी बस्ती में विक्षेपण प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन के आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। देखो, इसको ऐसे समझें कि यह पहाड़ी क्षेत्र है और ये इस ढाल पर यहां मैदान है, तो यहां किसने अपना आवास बना लिया, समझ गए। फिर उसके बाद में यह पहाड़ी है, तो यहां इस भाग में यहां किसने अपना आवास बना लिया। फिर इस पहाड़ी की इस साइड में जाएगा तो यहां मैदान, तो यहां अपना आवास बनाएगा। इस प्रकार से दूर दूर आवास बनने, एक पास पास में आवास नहीं बने हुए हैं, दूर दूर आवास बने हुए हैं, समझ गए।
तो इस तरह की बस्तियों को प्रक्षिप्त बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसा कहाँ मिलता है? पहाड़ी क्षेत्रों में मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल और केरल राज्यों में मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों के अंदर मुख्य रूप से जो बस्तियां मिलती है वो प्रक्षिप्त बस्तियों के उदाहरण है। ठीक है। फिर एक प्रकार आता है पल्लीकृत या पल्ली बस्ती किसे कहते हैं? तो पल्ली बस्तियां या पल्लीकृत बस्तियां किसे कहते हैं? अगला प्रश्न आता है। इसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे? कई बार बस्ती भौतिक रूप से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु सबका नाम एक रहता है। जैसे 5 घर यहां हो गए, ठीक है, 5 घर यहां हो गए, 2 घर यहां हो गए, 3 घर यहां हो गए। इस प्रकार से आवास बन जाते हैं, है ना, घरों का समूह बन जाता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5। लेकिन पूरा का पूरा रेवेन्यू के अंदर ये एक ही गांव होता है मुख्य रूप से। ठीक है। तो एक ही प्रकार का गांव यदि ये है, जैसे हमारा गांव इसको कह दें अपन, हालांकि हमारा तो गुंशित गांव है, तो इस प्रकार की बस्ती यदि बन जाती है तो उसको हम इतना बोलते हैं पल्लीकृत बस्तियां। ठीक है। ये अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती है, जैसे पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी आदि नामों से इनको पुकारते हैं। ऐसी बस्तियां मिलती कहाँ है? मध्य व निम्न गंगा मैदान के अंदर, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में मुख्य रूप से पल्लीकृत बस्तियों के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। निम्न और हिमालय, मध्य और निम्न गंगा के मैदान और हिमालय की निचली घाटियों में किस तरह के उदाहरण मिलते हैं? पल्लीकृत बस्तियों के उदाहरण मिलते हैं। अगला बिंदु इसमें आता है साथियों, अगला उदाहरण देखिए, अगला प्रश्न देखिए। इसमें भारत में नगर का आधार क्या है? अब किसको अपन नगर कहेंगे? उसके लिए कोई बेस तो होगा, तो अपने यहां नगर किसे कहेंगे उसके लिए कुछ आधार दे रखा है। आधार पहला है यहां पे कि घनत्व, जो जनघनत्व है वो 400 से अधिक हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनघनत्व हो, पहला आधार। 5000 से अधिक आबादी किसी भी गांव या नगर की, किसी भी क्षेत्र की 5000 से अधिक आबादी हो, वहां की 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न हो। कितनी आबादी? 75% से अधिक आबादी। और चौथा, वहां पे कोई नगर निकाय या छावनी बोर्ड प्रशासनिक इकाई के रूप में हो। तो ऐसी 4 विशेषताएं किसी गांव की है तो वो क्या कहलाएगा? नगर कहलाएगा। उसको अपन किस में ले लेंगे? नगर में ले लेंगे। ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि विकास के आधार पर भारतीय नगरों के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार के नगर मिलते हैं विकास के आधार पर भारत के अंदर। एक तो मिलता है प्राचीन नगर, और ऐसे नगर होते हैं, प्राचीन वो नगर होते हैं जिनका 2000 साल का की एज कह सकते हैं, यानी वो 2000 वर्षों से अधिक ऐतिहासिक हो, पुराने हो। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगर हो जिनका उद्भव 2000 साल पहले हुआ हो, जैसे कि प्रयाग और पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है। प्रयाग और पटना उस समय क्या कहलाता था? पाटलिपुत्र। ठीक है ना। दूसरा, मध्यकालीन नगर। तो मध्यकाल में जिनका उद्भव हुआ है, यानी 7वीं से लेकर के लगभग 16वीं 17वीं सदी तक का जो समय था, उस समय जिन नगरों का उद्भव हुआ उनको मध्यकालीन नगर की श्रेणी में अपन रखेंगे, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, है ना। तो 17वीं 18वीं सदी तक के जो मुख्य रूप से नगर है वो किस में आ गए? मध्यकालीन नगरों की श्रेणी में आ गए। तीसरा है आधुनिक नगर। इनका विकास यूरोपीय देशों द्वारा किया गया, क्योंकि जब यूरोपीय देशों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और उसी परंपरा के तहत उन्होंने भारत को भी अपना उपनिवेश बनाया था, और उस उपनिवेशीकरण के समय वो जब जहां पर भी आए उन्होंने नवीन नगरों की अवस्थापना कर दी, यथा सूरत, चेन्नई, कोलकाता।
यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, तो मुख्य रूप से ये नगर जो है किस समय में उद्भव हुए, इन नगरों का विकास हुआ आधुनिक समय में, इसलिए इनको आधुनिक नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रकार, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब प्रकार्यात्मक वर्गीकरण में प्रशासन के आधार पर नगर किसे कहते हैं या प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, तो प्रशासन शब्द भी अपने आप में एक डिफाइन करता है सीधा का कि ऐसे एक नगर जो है वो प्रशासनिक केंद्र के रूप में जिनका उद्भव हुआ, जैसे कि कोई राज्य की राजधानी रहा हो, ठीक है ना, तो ऐसे नगर जो किसी राजधानी के क्षेत्र में यदि प्रसिद्ध रहा है वो प्रशासनिक केंद्र कहलाए। तो जिन नगरों का विकास प्रशासनिक मुख्यालयों के रूप में हुआ वे प्रशासन नगर कहलाए, यथा चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी, नई दिल्ली भारत की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, जयपुर राजस्थान, तो इन राजधानियों के रूप में नगरों का विकास हुआ, इसलिए प्रशासन नगर है। अगला प्रश्न साथियों आता है अपना कि औद्योगिक नगर किसे कहते हैं। अब जिस नगर के पीछे औद्योगिक पृष्ठभूमि हो, ऐसे केंद्र जहां पे किसी खनिज का उत्खनन होता था और वहां पे कल कारखानों की स्थापना हो गई, लोग धीरे धीरे वहां जाकर के अवस्थापित हो गए, तो उन भागों का संकुल बढ़ता चला गया और बड़े नगरों में तब्दील हो गए। तो ऐसे क्षेत्र मुख्य रूप से जैसे मुंबई आर्थिक राजधानी भारत की, सेलम तमिलनाडु प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है, जमशेदपुर जमशेदजी टाटा लोह इस्पात उद्योग की स्थापना, हुगली, तो इस प्रकार से ये प्रमुख केंद्र मुंबई, सेलम, जमशेदपुर और हुगली जो है इनका विकास किस रूप में हुआ है, औद्योगिक नगरों के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है कि परिवहन नगर किसे कहते हैं। अब परिवहन नगर का मतलब होता है परिवहन केंद्र के रूप में जितने भी पतन नगर है समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में, भारत के तटीय भाग में जितने भी केंद्र स्थापित हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, परिवहन नगरों के रूप में है। तो ये पतन नगर होते हैं जो आयात निर्यात कार्यों में संलग्न होते हैं, ठीक है, परिवहन नगर कहलाते हैं। जैसे कांडला प्रमुख बंदरगाह है, कोची, कोझिकोड, मुगलसराय, धुलिया, इटारसी, कटनी। अब इसके अंदर कोची, कोझिकोड और कांडला तो हो गए प्रमुख पतन, ठीक है, और मुगलसराय, धुलिया, इटारसी, कटनी ये हो गए अपने आंतरिक मध्यवर्ती भाग में स्थापित या पाए जाने वाले प्रमुख नगर। लेकिन ये क्या है, ये प्रमुख केंद्र है, यानी यहां से वो केंद्र है, ये नोड है एक प्रकार से कहें, जहां चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्ग जाते हैं, ठीक है। तो ये केंद्र नोड बिंदु होने के कारण ये कौन से नगर हो गए, परिवहन नगर हो गए मुख्य रूप से। तो मुगलसराय, धुलिया, इटारसी और कटनी आदि आदि। आगे देखो, अगला प्रश्न है वाणिज्यिक नगर किसे कहते हैं। अब शब्द भी वाणिज्यिक है, तो ऐसे नगर जिनका व्यापारिक उद्देश्य के कारण उद्भव हुआ हो, जैसे देखो जिन नगरों का विकास वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधि विशिष्टता के कारण हुआ हो, जैसे व्यापार के लिए कोलकाता, सहारनपुर, सतना, इनका विकास किस उद्देश्य से हुआ है, वाणिज्यिक उद्देश्य के कारण हुआ है। तो आयात निर्यात और व्यापारिक गतिविधियों के कारण इनका उद्भव होने के कारण इनको कौन सा नगर कह दिया, वाणिज्यिक नगर कह दिया। अगला प्रश्न ये पूछा गया भी है, गैरिसन नगर किसे कहते हैं। इसको छावनी नगर भी कहा जाता है, गैरिसन या छावनी। तो ऐसे केंद्र जो है जहां पे प्राचीन समय में सेना की छावनी के रूप में जिनको जाना जाता है, हाँ, तो ऐसे केंद्र कौन से हुए जिन नगरों का विकास छावनी केंद्र के रूप में हुआ है, यथा गैरिसन नगर कहलाते हैं। जैसे कि अंबाला कैंट, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर सभी छावनियां थी, ठीक है ना। तो ये अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, नशीराबाद ये सब छावनियां थी, ठीक है। तो इनको गैरिसन नगर या छावनी नगर के रूप में जाना जाता है। और फिर आता है अगला खनन नगर। अब नाम ही खनन है, हो सकता है यहाँ पर किसी विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन होता हो और उस दोहन के कारण इनका नगरों का जो विकास है वो हुआ हो। तो इस प्रकार के नगर कौन से होते हैं, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे नगर जिनका विकास खनिज समृद्ध क्षेत्रों में खनन केंद्र के रूप में हुआ हो, खनन नगर कहलाते हैं। जैसे रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, दिग्बोई असम, अंकलेश्वर गुजरात, सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो मुख्य रूप से यहाँ खनन केंद्र के रूप में इनका उद्भव हुआ है ना। ये कोयले का है, ये तेल का क्षेत्र है, ये तेल का क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र, ये
सिंगरौली ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मतलब खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो मुख्य रूप से ये खनन नगरों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो खनन नगर यानी यहाँ कोई ना कोई खनिज जो निकलता है और उस खनिज निकलने के कारण ही इन नगरों के का विकास हुआ है। इस कारण से इनको मुख्य रूप से खनन नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे आगे देख लो। फिर आता है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। अब ऐसे नगर जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उद्भव हुआ है, जैसे वहां कोई देवालय हो, कोई मंदिर हो, कोई आस्था का केंद्र हो, समझ गए है ना। तो ऐसे नगर जो है वो मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, इसमें अपन क्या लिखेंगे? जिन नगरों का विकास धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ हो, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर सिखों का प्रमुख केंद्र, मथुरा कृष्ण जी की जन्मस्थली, वाराणसी काशी प्रमुख धार्मिक स्थल, अजमेर, पुष्कर, पुरी, हरिद्वार, उज्जैन सभी के सभी धार्मिक प्रमुख केंद्र है और अपनी आस्था के केंद्र है ना। तो इनका विकास किस रूप में हुआ है? धार्मिक नगरों के रूप में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला नगर का प्रकार आता है शैक्षिक नगर किसे कहते हैं? तो शैक्षणिक नगर कौन से हुए? ऐसे नगर जो शैक्षणिक नगर थे मुख्य रूप से तो शिक्षा केंद्र के रूप में जिनका उद्भव हुआ है ना। तो ऐसे नगर कौन से थे? प्राचीन समय जिन नगरों का उद्भव है शैक्षणिक केंद्र के रूप में हुआ, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी आदि प्रमुख केंद्र किस रूप में उद्भव हुआ है? ये शिक्षा के केंद्र थे। रुड़की, वाराणसी, पिलानी है ना, अलीगढ़ आदि जो केंद्र है वो शिक्षा के कारण उभरे और ये शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरने के कारण इनका नाम किस रूप में आ गया? शैक्षिक नगर के रूप में आ गया। अगला आता है प्रश्न की पर्यटन नगर किसे कहते हैं? तो शब्द भी पर्यटन नगर है, तो पर्यटन के केंद्र के रूप में जिनका विकास हुआ हो, है ना, जिन नगरों का विकास पर्यटन केंद्र के रूप में हुआ हो पर्यटन नगर कहलाएंगे। नैनीताल, ठीक है, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जैसलमेर, सम, उडक मंडलम, उटी, माउंट आबू, शिरोई, तो ये प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में है। यहाँ काफी पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं, तो उन पर्यटकों के आने के कारण यहाँ पर आय का प्रमुख सोर्स है और इसी कारण इन नगरों का विकास ही हुआ है। ठीक है, इस कारण से इनको पर्यटन नगर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है साथियों, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है? तो आधारभूत अंतर अभी बताया था मैंने। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है? मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया। ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया होती है, विशेष रूप से कृषि और पशुपालन होता है। जबकि नगरों के अंदर ये कृषि और पशुपालन के अलावा नगरीय बस्तियों में कौन सी क्रिया होती है? द्वितीयक और तृतीयक क्रिया अधिक होती है। सेवा, द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण, और तृतीयक क्रियाओं में सेवा। सेवा के अंदर वाणिज्य, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, ठीक है, ये क्रियाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो नगर और ग्रामीण बस्तियों में एक तो पहला अंतर तो ये हो जाता है। दूसरा अंतर यहाँ क्या मिलता है कि नगर आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं, केंद्र होते हैं, क्योंकि नगरों के अंदर आर्थिक क्रिया अधिक होती है। मुख्य रूप से लोगों का जो इनकम का सोर्स होता है वो भी थोड़ा सा गाँव की बजाय बड़ा होता है, क्योंकि वो द्वितीय को तृतीय क्रियाकलाप में लगे होते हैं, जो कि न केवल नगर के निवासियों के हो बल्कि अपने पश्चभूमि होता है एक नगर जो होता है उसके आसपास वाला वह क्षेत्र जहाँ उस नगर में वहाँ के लोगों की गतिविधियां होती हो, यानी एक नगर के आसपास वाला वह इलाका पश्च प्रदेश उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है, जहाँ उस नगर में उत्पादित वस्तुएं खपत होने ले जाती है और उस नगर में पड़ोसी क्षेत्रों से कच्चा माल यथा दूध है, कृषि उत्पाद है, फल सब्जियां हैं, उस नगर में बिकने के लिए आती है। तो वो संपूर्ण एरिया उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। तो उसके पश्च प्रदेश पश्चभूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी वो भोजन और कच्चे माल के बदले अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे नोड होते हैं वो नगर कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा है सामाजिक संबंध। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं क्योंकि वो गांव में रहते हैं, गतिशीलता कम होती है। इस कारण से
गांव के लोगों के बीच में सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं, ठीक है ना। जबकि नगरीय क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो उनका जीवन होता है तीव्र, गतिशीलता ज़्यादा होती है और अपने तक सीमित होते हैं और उनका जीवन जटिल भी होता है। इस कारण से उनमें सामाजिक संबंधों का अभाव होता है या सामाजिक संबंध जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। औपचारिक का मतलब समझ गए कि सिर्फ पे मिले, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट हुआ, चलो जी आप अपने घर हम अपने घर। लेकिन गांव में इस तरह का नहीं होता, काफ़ी प्रगाढ़ होते हैं, आपस में मेल मिलाप खूब ज़्यादा रखते हैं। शादी समारोह है, अन्य सामाजिक जो इवेंट होते हैं उनमें सब मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। इस प्रकार के प्रगाढ़ संबंध जो गाँव में देखने को मिलते हैं, बाकी इन संबंधों का शहरों में अभाव पाया जाता है। ये था मानव बस्तियाँ, छोटा सा लेशन है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितने प्रश्न यहाँ से बन रहे थे मैंने सारे बना दिए हैं। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में डाउनलोड कर लें आपके अपने सर्वा क्लासेज का एप्लीकेशन और वहाँ से संपूर्ण NCERT सिलेबस जो अपना है कक्षा 12 का वो भी प्राप्त कर लें। और रीट की तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं उनके लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं उनके लिए संपूर्ण जियोग्राफी है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड क्लास है और लाइव क्लास आपको उपलब्ध होती है। तो सभी साथी जुड़ें और सर्वा क्लासेज चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य साथियों को भी प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में साथियों तक अपना चैनल पहुँचे और अधिक से अधिक साथियों तक उसका लाभ पहुँचे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।